हेलो दोस्तों, लीगल ज्ञान की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम इंडियन पेनल कोड तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम में परिभाषित दहेज के बारे में चर्चा करेंगे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम में उसके लिए क्या प्रोविजन है तथा भारतीय दंड संहिता में उसके लिए क्या प्रोविजन है। इन सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में कहाँ पे इसको परिभाषित किया गया तथा क्या कहा गया है। इसमें हम देखते हैं सेक्शन 2 में इसको डिफाइन किया गया है। ये कहता है इन दिस एक्ट डाउरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्रीड टू बी गिवन ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले डाउरी वर्ड है ना, इसमें ये कहा गया है कि भाई ऐसी कोई भी संपत्ति है ना जो मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में हो, जिसको देने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों पक्षों के द्वारा क्या किया गया हो, करार किया गया हो। ठीक है, इसमें पहला लाइन हम देखते हैं बाई वन पार्टी टू अ मैरिज टू द अदर पार्टी टू द मैरिज, मतलब एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को देने के लिए करार किया गया हो। आगे हम देखते हैं बाई द पेरेंट्स ऑफ ईदर पार्टी टू अ मैरिज और बाई एनी अदर पर्सन टू ईदर पार्टी टू द मैरिज और एनी अदर पर्सन, है ना, मतलब विवाह के पक्षकारों में से किसी पक्षकार के द्वारा, ठीक है, या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा विवाह के किसी पक्षकार को देने के लिए, है ना, ऐसी कोई मूल्यवान संपत्ति है ना या कोई मूल्यवान प्रतिभूति देने का करार किया जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे, डाउरी कहेंगे या दहेज कहेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं इट और बिफोर और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज इन कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ द सेड पार्टीज बट डज नॉट इंक्लूड डॉवर और मेहर इन द केस ऑफ पर्सन टू होम द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अप्लाइज। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक छूट दिया गया है। ठीक है, जैसे मुस्लिम जो विधि होती है ना, जो शरीयत से लागू होती है, उस पे अगर कोई मेहर दिया जा रहा है तो उसको हम डाउरी के अंतर्गत नहीं लेके आएंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन है। द एक्सप्रेशन वैल्यूएबल सिक्योरिटी हैज द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में जो मूल्यवान प्रतिभूति बताई गई है उसी को ही हम यहाँ भी मानेंगे, अर्थात भारतीय दंड संहिता में जो मूल्यवान प्रतिभूति को परिभाषित किया गया है उसकी परिभाषा हम यहाँ पर भी मानेंगे। ठीक है, साधारण शब्दों में हम दहेज को समझ लेते हैं। डॉरी इज अ पेमेंट ऑफ कैश और गिफ्ट्स फ्रॉम द ब्राइड्स फैमिली टू द ब्राइड ग्रूम्स फैमिली अपॉन मैरिज। इट में इंक्लूड कैश, ज्वेलरी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फर्नीचर, कार, इट्स। ठीक है, मतलब सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वधु पक्ष के द्वारा, मतलब जो लड़की पक्ष जो होती है उसके द्वारा जो वर पक्ष होता है उसको जो भी, चाहे हम कैश के रूप में दें चाहे उपहार के रूप में दें, है ना, मतलब विवाह के दौरान जिसमें ज्वेलरी हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सामान हो गए, फर्नीचर हो गए, कार हो गए, तो ये सारी चीजें जो लेन देन होती है उसको हम क्या कहेंगे, दहेज कहेंगे या डाउरी कहेंगे। आगे हम देखते हैं 498A में ऑफ क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड। ठीक है, मतलब क्रूरता के बारे में बताया गया है कि एक पति या उसके नातेदार द्वारा किसी महिला के अगेंस्ट में अगर कोई क्रूरता की जाती है, ठीक है, तो किस कंडीशन में वो दहेज के अंतर्गत आएगी या कैसी प्रकार की क्रूरता रहेगी जो इसमें शामिल होगा उसके बारे में बताया गया। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, ठीक है, 498A में इसको परिभाषित किया गया था। देखते हैं हस्बैंड्स और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड्स ऑफ अ वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएल्टी। ठीक है, मतलब पति या उसके नातेदार के द्वारा अगर किसी स्त्री के साथ किसी प्रकार की क्रूरता की जाती है उसके बारे में आगे देखते हैं। whoever being the husband or the relative of the husband of a woman subject such woman cruelty shall be punished with imprisonment for term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। मतलब अगर किसी महिला के साथ उसके पति के द्वारा या उसके पति के नातेदार के द्वारा किसी प्रकार की कोई क्रूरता की जाती है, ठीक है, तो वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अंतर्गत 3 वर्ष तक के कारावास, ठीक है, और जुर्माने से दंडित किए जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई क्रूएल्टी क्या होता है, मतलब क्रूरता क्या होता है। सबसे पहले ये कहा गया है एनी विलफुल कंडक्ट विच इज ऑफ such a nature as likely to drive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, life or health whether mental or physical of the woman। ठीक है, तो यहाँ पे क्रूरता को बताया गया है कि
मान लीजिए किसी महिला के साथ हम इस प्रकार का कार्य करते हैं या ऐसी क्रूरता करते हैं जो उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाता हो, ठीक है, या हम उसके शरीर को ऐसा चोटकारित करते हैं, ठीक है, जो कि उसके जीवन के लिए खतरनाक हो, ठीक है, या हम उसको मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे? क्रूरता कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। harassment of the woman was such harassment is with a view to causing her to any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security or is on account of failure by her to any person related to her to meet such demand। अगर किसी महिला से, ठीक है, ऐसी कोई मूल्यवान प्रतिभूति की डिमांड को लेके उसको प्रताड़ित कर रहे हैं या उसके प्रति क्रूरता कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें भी क्या आती है? क्रूरता के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं सेक्शन 304 बी इंडियन पिनल कोड, जो कि डाउरी डेथ को परिभाषित करता है। ठीक है, मतलब दहेज मृत्यु के बारे में है। मान लीजिए किसी महिला से ऐसी कोई डिमांड की गई है, ठीक है, जो कि दहेज है, दहेज को हमने पहले भी समझा है, ठीक है। अब उसके बाद असामान्य परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको हम दहेज मृत्यु कहते हैं। देखते हैं इसको। वेयर द डेथ ऑफ अ वुमेन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न्स और बॉडली इंजुरी, ठीक है, अगर किसी महिला की मृत्यु, है ना, कैसे? अगर किसी दाह के थ्रू, मतलब आग से, है ना, या किसी तरह से उसको शारीरिक क्षति करते हैं जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, जो कि सामान्य परिस्थितियों में न हो, और ये जो मृत्यु है वो विवाह के 7 वर्ष के अंतर्गत हो। देखते हैं ना, आगे लिखा हुआ है विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज एंड इट इज शोन दैट सून बिफोर हर डेथ she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for or in connection with any demand for dowry, such death shall be called dowry death, and such husband or relative shall be deemed to have caused her death। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर किसी महिला की मृत्यु किसी दाह के थ्रू या किसी शारीरिक क्षति के थ्रू, ठीक है, जिससे उसकी मृत्यु हुई, और ये जो मृत्यु है वो असामान्य परिस्थितियों में हुई हो और ये विवाह के 7 वर्ष के अंतर्गत हुई हो, और इसमें ये भी अगर बातें आ जाती है कि भाई विवाह से पहले उसके पति के द्वारा या उसके नातेदार के द्वारा ऐसी कोई मूल्यवान प्रतिभूति की या ऐसी कोई संपत्ति की डिमांड की गई थी, ठीक है, तो ये सभी चीजें क्या कहलाएंगी? डाउरी डेथ कहलाएंगी या दहेज मृत्यु कहलाएंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं इसको कहाँ परिभाषित किया गया। तो हमने पहले ही बताया था कि जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है, वहां पे जो डाउरी की परिभाषा दी गई है उसी को ही हम यहाँ पे लेंगे। अब आगे देखते हैं। Whoever commits dowry death shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 7 years but which may extend to imprisonment for life। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा दहेज मृत्यु कारित की जाती है या किसी व्यक्ति के माध्यम से किसी महिला की दहेज मृत्यु होती है, तो वह व्यक्ति 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होगा, जो कि आजीवन कारावास तक का हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि भाई ये जो दहेज मृत्यु है ना, जो धारा 304 बी का जो ऑफेंस है, ये किसके अंतर्गत आता है? द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इज कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल एंड ट्रायल बाय कोर्ट। मतलब ये जो अपराध है वो संज्ञेय अपराध माना जाएगा। ठीक है, इसमें व्यक्ति की जमानत नहीं होती है, मतलब वो अधिकार पूर्वक जमानत की मांग नहीं कर सकता। नॉन बेलेबल है, ठीक है, नॉन कंपाउंडेबल है, मतलब इसमें राजीनामा नहीं हो सकता, और ये जो है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायल किया जाता है। तो आज हमने देखा भाई दहेज के बारे में, दहेज की परिभाषा क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में उसके बारे में क्या प्रावधान है, ठीक है, भारतीय दंड संहिता में उसके बारे में क्या प्रावधान है। तो 3 मेजर सेक्शन इसमें उभर के आए हैं। एक दहेज प्रतिषेध अधिनियम का सेक्शन 2 है जहाँ पे दहेज को परिभाषित किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे तो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A है, जहाँ पे क्रूरता, पति या पति के नातेदारों के द्वारा क्रूरता के बारे में परिभाषित किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दहेज मृत्यु के बारे में, जो कि आईपीसी की धारा 304 बी में परिभाषित किया गया। अब हम आगे देखते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ हैं, ठीक है, जिसमें 304 बी तथा दहेज के बारे में बताया गया है। सबसे पहला केस है कामेश पंजियार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2005 का मामला है। बच्ची देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2011 का मामला है। राजिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2015 का मामला है। गुरमीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2021 का मामला है, और देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2022 का मामला है। तो इन केसों का हम अध्ययन कर सकते हैं और इसके बारे में और विस्तार से समझ सकते हैं।
आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आगे की क्लास के लिए हमारे चैनल को नियमित रूप से देखते रहें। धन्यवाद।